जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 के विज्ञान, उसके बारे में। यहाँ पर हम लोग अध्याय 7, अध्याय 8 और अध्याय 8 के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं। अध्याय 7, पौधों को 3 वर्गों में बांटा। कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन? तो शाक, झाड़ी एवं वृक्ष। कौन कौन? शाक, झाड़ी एवं वृक्ष। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे शाक के बारे में, उसके बारे में। जिन पौधे में तना हरा और कोमल होता है तथा सामान्यतः कम ऊंचाई के होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? शाक कहते हैं। क्या कहते हैं? शाक। उनमें क्या होता है? तना हरा होता है, कोमल होता है एवं क्या होता है? सामान्यतः कम ऊंचाई के होते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, देखिए तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल लेंगे पालक के साग। पालक के साग तना हरा होता है और कोमल होते हैं, कम ऊंचाई को उन्हें क्या कहते हैं? शाक कहते हैं। फिर पढ़ेंगे हम झाड़ी के बारे में। जिन पौधों में शाखाएं तने के आधार से अधिक संख्या में निकलती हैं और जिनका तना सख्त, पतला एवं काष्ठीय होता है, उन्हें क्या कहते हैं? हम लोग झाड़ी कहते हैं। जैसे क्या? जैसे हमने नागफनी का पौधा। नागफनी के पौधे में क्या होता है? एक ही मतलब एक ही तने के आधार से अधिक संख्या में क्या होते हैं? अधिक संख्या में निकलते हैं। जो तने निकल एक ही शाखा से क्या तने ज़्यादा निकलते हैं। और यहाँ पर तना क्या होता है? सख्त होता है और पतला और काष्ठीय होते हैं, क्या कहते हैं? हम लोग झाड़ी कहते हैं। फिर पढ़ेंगे वृक्ष। वृक्ष क्या होता है? जिन पौधों का तना सख्त, भूरी, छाल वाला एवं मोटा होता है और जिनकी शाखाएं तने के ऊपरी भाग से निकलती है। जिनकी शाखाएं कहाँ से निकलती है? तने के ऊपरी भाग से निकलती है। जैसे यहाँ पर ले लेंगे हम वृक्ष के बारे में। वो क्या हो गया? वृक्ष हो गया। तो वृक्ष हो गया। ये क्या होता है? इनके जो छाला होता है, ये तना क्या होता है? मोटा होता है और इनकी शाखाएं क्या होती है? ऊपरी भाग से निकलती हैं। और ये ऊपरी छाल, भूरी क्या होता है? छाल होता है। इनको क्या कहते हैं? हम लोग वृक्ष कहते हैं। फिर पढ़ेंगे किसी पौधे की डाली पर एक जगह से एक ही पत्ती निकलती है, उसे क्या कहते हैं? एकल या अकेली पत्ती। मतलब किसी पौधे की डाली पर जहाँ से एक पत्ती निकलती है उसे क्या कहते हैं? एकल पत्ती कहते हैं। और जोड़ीदार जमावट क्या होता है? किसी पौधे में पत्तियां जोड़ी में एक दूसरे से विपरीत दिशा में निकलती हैं। जहाँ पर पौधे की पत्तियां जोड़ी के दूसरे विपरीत दिशा में निकलती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जोड़ीदार जमावट कहते हैं। फिर पढ़ेंगे गुच्छदार जमावट क्या होता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें एक ही जगह से कई सारी पत्तियां गुच्छे के रूप में निकलती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम गुच्छेदार जमावट उन्हें क्या कहते हैं? गुच्छेदार जमावट कहते हैं। एक ही जगह से क्या सारी पत्तियां निकलती हैं, उन्हें गुच्छेदार जमावट कहते हैं। फिर पढ़ेंगे पेड़ पौधे के तने पर पत्तियों के लगने या जमने के क्रम में पत्तियों का क्या कहते हैं? विन्यास कहते हैं। जहाँ पर पेड़ पौधे के तने पर पत्ती लगेगा, जमेगा, उसे क्या कहते हैं? हम लोग विन्यास कहेंगे। फिर पढ़ेंगे मूसला जड़ क्या होता है और रेशेदार जड़ क्या होता है। सबसे पहले हम मूसला जड़। जिस जड़ में एक मुख्य जड़ है जिनमें से कई सहायक जड़ें निकली है, मतलब यहाँ पर एक जड़ ले लिए और यहाँ से क्या हो गया? एक एक जड़ निकलेगी। ये क्या हो गया? मुख्य जड़ हो गया। यहाँ से एक एक जड़, यहाँ सहायक रूप में जड़ निकलेगी, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे कहेंगे हम मूसला जड़। इसका ट्रिक क्या है? म से मूसला और म से मुख्य। म से मूसला और म से मुख्य इसका ट्रिक है। मतलब मूसला जड़ क्या होगा? इसका मुख्य जड़ होता है, इनमें से सहायक जड़ें निकलती हैं। फिर पढ़ेंगे झकड़ा या रेशेदार जड़ क्या होता है। जिस जड़ में कोई मुख्य जड़ नहीं है बल्कि सभी जड़ें एक ही स्थान से निकलती हैं, इसमें कोई मुख्य जड़ नहीं होता। जैसे यहाँ पर पेड़ की सतह का होगा, यहाँ पर सब जड़ एक ही जगह से निकलता है, कोई यहाँ पर कोई मुख्य जड़ नहीं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ कहते हैं। फिर पढ़ेंगे जड़ या तना के कार्य क्या होता है। जड़ के कार्य क्या होता है? जड़ मिट्टी के मजबूती से पकड़कर पौधों को रहने में मदद करती है। यह मिट्टी में उपस्थित जल एवं खनिज लवणों को अवशोषित करती है। जितने भी जल और खनिज लवणों को अवशोषित कौन करता है? जड़ करता है। जड़ मिट्टी को बांधती है तथा मिट्टी के कटाव को रोकती है। कौन रोकता है मिट्टी का कटाव और मिट्टी को बांधती है? तो जड़। फिर पढ़ेंगे कुछ पौधों की जड़ों में भोजन का संग्रहण भी होता है। मतलब कुछ पौधों को जड़ में क्या होता है? भोजन का संग्रहण भी होता है। फिर पढ़ेंगे तना का कार्य क्या होता है। तना पौधों का आकृति प्रदान करता है। कौन करता है? तना पौधा कौन सा आकृति प्रदान करता है? तो वह तना करता है। यह जल खनिज लवण या भोजन का संवहन का मार्ग है। पौधे का भोजन का संवहन मार्ग कौन है? तो तना है। क्वेश्चन बहुत पूछता है। फिर पढ़ेंगे कुछ पौधों के तने भूमिगत होकर भोजन संग्रहण भी करते हैं। क्या करते हैं? भोजन संग्रहण भी करते हैं। फिर पढ़ेंगे शिरा विन्यास क्या होता है।
पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को क्या कहते हैं? सिरा विन्यास कहते हैं। जो भी मान लीजिए यहाँ पर पत्ती ले लिए, एक यहाँ पर पत्ती ले लिए, ठीक, जो भी इस तरह विन्यास करते हैं इसका कहते हैं हम सिरा विन्यास से कहते हैं। फिर पढ़ेंगे जालिका सिरा विन्यास। यदि एक डिजाइन मध्य सिरा के दोनों जाल जैसा हो, यदि एक डिजाइन मध्य सिरा के दोनों जाल जैसा हो तो क्या कहते हैं? जालिका, मतलब जालिका सिरा विन्यास कहेंगे। और समानांतर सिरा विन्यास क्या होता है? कुछ पत्तियों में सिरा विन्यास, सिरा का एक दूसरे के समानांतर होती है। क्या होती है? देखिए यहाँ पर बनाए हैं, ये क्या आ गया? ये समानांतर सिरा विन्यास से, ये जालिका सिरा विन्यास से। ये देखेंगे कि कुछ पौधे का आर पार दिखती है जालिका तरह, उसी का जालिका सिरा विन्यास होता है। फिर पढ़ेंगे वाष्प उत्सर्जन क्या होता है? जल की बूंदें पत्ती से जलवाष्प के रूप में निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। फिर पढ़ेंगे एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री क्या होता है? एक बीजपत्री पढ़ेंगे सबसे पहले। जिस बीज में एक ही बीजपत्र होता है उसे क्या कहते हैं? हम एक बीजपत्री कहते हैं। इसमें एक बीजपत्र होगा, क्या होगा? एक बीज, उसे एक बीजपत्र होगा। इससे एग्जाम्पल मक्का का बीज, गेहूं का बीज, चावल का बीज, क्या होता है? सब एक बीजपत्री है। फिर बनाएंगे द्विबीजपत्री। जिस बीज के दो भाग हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम द्विबीजपत्री कहते हैं। जैसे सेम का बीज क्या है? द्विबीजपत्री है। फिर पढ़ेंगे लता क्या होता है? कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं, ये क्या कहलाते हैं? लता कहलाते हैं। जिसका कमजोर तना होता है और ये ऊपर फैल नहीं सकते हैं, मतलब भूमि पर फैल सकते हैं, ऊपर नहीं जा सकते, क्या भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? लता कहते हैं। जैसे अंगूर की लता, लौकी की लता और सेम की लता, क्या ये सब लता का उदाहरण है। फिर पढ़ेंगे आरोही पौधे क्या होते हैं? कुछ पौधे आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं। तने पौधे को सहारा देते हैं और जल तथा खनिज के परिवहन की सहायता करते हैं। जैसे क्या? मनी प्लांट का पौधा। मनी प्लांट का पौधा किस पौधे का उदाहरण है? तो आरोही पौधा का उदाहरण है। किसका? आरोही। बहुत पूछता है कि मनी प्लांट का पौधा किस पौधे का उदाहरण है? तो आरोही पौधे का। इसमें क्या होता है? आरोही पौधे में कुछ पौधे आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं। किसके सहारे? तो तने के सहारे। फिर पढ़ेंगे फलक क्या होता है? तो फलक पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या कहते हैं? पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या कहते हैं? फलक कहते हैं। पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या कहते हैं? फलक कहते हैं। फिर पढ़ेंगे रंध्र किसे कहते हैं? तो पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? रंध्र कहलाते हैं। रंध्रों से गैसों का और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी होती है। रंध्रों से क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है और गैसों का भी क्रिया होती है। किससे? रंध्रों से। फिर पढ़ेंगे पर्णवृत्त क्या होता है? तो पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी है उसे क्या कहते हैं? पर्णवृत्त। मतलब पर्ण मतलब क्या? मतलब पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वो तने से जुड़ी, जिस तने से जुड़ा तो क्या कहलाता है? पर्णवृत्त कहलाता है। फिर पढ़ेंगे हम लोग अध्याय 8 में चलेंगे। प्रत्येक फूल के अंग घेरे अथवा चक्र में व्यवस्थित होते हैं, मतलब घेरे में और चक्र में व्यवस्थित होते हैं। पुंकेसर फूल का नर भाग होता है और स्त्री केसर फूल का मादा भाग होता है। पुंकेसर क्या होता है? तो फूल का नर भाग होता है और स्त्री केसर फूल का मादा भाग होता है। इसका ट्रिक क्या है? पू से पुंकेसर, पू से पुरुष, याद हो गया? पू से पुंकेसर, पू से पुरुष, स्त्री केसर, स्त्री वाला। फिर पढ़ेंगे हम दलपुंज क्या होता है? तो अंकुड़ी यानी बाह्य दल के घेरे के बाह्य दलपुंज, पखुड़ी के घेरे को क्या कहते हैं? दलपुंज कहते हैं। अंकुड़ी के घेरे के बाह्य जो दलपुंज होता है वो घेरता है उसे क्या कहते हैं? दलपुंज कहते हैं। फिर पढ़ेंगे कि पुमंग किसे कहते हैं? तो पुंकेसर के समूह चक्र को क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। और स्त्री केसर के समूह चक्र को क्या कहते हैं? जायंग कहते हैं। तो पुमंग मतलब क्या होता है? पुंकेसर के समूह चक्र को। तो पुंकेसर के मतलब इसका ट्रिक क्या है? तो पू से पुंकेसर, पू से पुमंग, पू से पुमंग, पू से पुंकेसर, इसका ट्रिक है। फिर पढ़ेंगे पूर्ण फूल क्या होता है? तो पूर्ण मतलब का पूरा भरा हुआ, इसके रेशे मतलब यह फूल जिसमें अंकुड़ी, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर चारों अंग उपस्थित होते हैं। जिसमें चारों अंग उपस्थित होगा वही ना पूर्ण होगा। पूर्ण मतलब का पूरा हुआ, मतलब पूर्ण पूरा भरा हुआ है। उसमें अंकुड़ी होगा, पंखुड़ी होगा, पुंकेसर होगा, स्त्री केसर चारों अंग उपस्थित, उसे क्या कहेंगे हम लोग? पूर्ण फूल कहेंगे। फिर अपूर्ण फूल में, अपूर्ण मतलब का कोई नहीं, मतलब का नहीं होता है, इसमें कोई नहीं रहेगा, मतलब ना अंकुड़ी रहेगा, ना पंखुड़ी रहेगा, ना स्त्री केसर रहेगा, ना पुंकेसर रहेगा, इसमें कोई ना अंग उपस्थित न, उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण फूल कहते हैं। यह वह फूल है जिसमें अंकुड़ी, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर में से कोई भी अंग उपस्थित नहीं होते, उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण फूल कहते हैं। फिर पहले एक लिंगी फूल, एक लिंग मतलब एक लिंग वाला ऐसा अपूर्ण फूल जिसमें पुंकेसर या स्त्री केसर में से केवल एक ही अंग उपस्थित होता है। एक लिंग मतलब का एक लिंग होगा, या तो स्त्री केसर वाला होगा या तो पुंकेसर ही होगा।
ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। जैसे नर फूल पहला, दूसरा मादा फूल। पहला नर फूल और दूसरा मादा फूल। नर फूल में जिसमें केवल पुंकेसर होते हैं, पुंकेसर ही होंगे, इसका का नर फूल कहलाएंगे, इसमें स्त्री केसर नहीं होता है। और मादा फूल में क्या होगा? जिसमें केवल स्त्री केसर होते हैं, इसमें पुंकेसर नहीं होंगे। तो मादा फूल में स्त्री केसर और नर फूल में पुंकेसर होते हैं। फिर पढ़ेंगे द्विलिंगी फूल। द्विलिंगी में तो क्या? दोनों, मतलब स्त्री केसर और पुंकेसर, इसमें दोनों उपस्थित होंगे। ऐसा फूल जिसमें पुंकेसर अथवा और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? हम द्विलिंगी फूल कहते हैं। फिर पढ़ेंगे अलिंगी फूल। जिन फूलों में स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों नहीं होते। अलिंगी मतलब का कोई लिंग नहीं, मतलब इसमें स्त्री केसर होगा और ना ही पुंकेसर होगा, इसमें क्या, उसे क्या कहेंगे? अलिंगी फूल कहेंगे। यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर फूल बनाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या होगा? ये हो गया स्त्री केसर, ये हो गया पुष्पासन, ये हो गया अंकुर या बाह्यदल, ये हो गया पंखुड़ी या दल। फिर इसके ये क्या हो गया? पुंकेसर हो गया। फिर पढ़ेंगे अध्याय 9 में चलेंगे। शरीर के अंग जहाँ पर मुड़ते हैं उसे हिस्सों को क्या कहते हैं? संधि या जोड़ कहते हैं। शरीर के अंग जहाँ पर मुड़ते हैं, घूमते हैं, उसे क्या कहते हैं? संधि या जोड़ कहते हैं। फिर कंकाल किसे कहते हैं? तो हमारे शरीर की सभी अस्थियां ठीक इसी प्रकार शरीर के एक सुंदर आकृति प्रदान करे एक ढांचे के निर्माण करती है। मतलब कंकाल क्या होता है? और एक सुंदर आकृति प्रदान करता है, हमारे शरीर के सुंदर आकृति प्रदान करता है और ढांचा निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? कंकाल कहते हैं। फिर पढ़ेंगे कंदुक खलिका संधि, बॉल सॉकेट जोनी क्या होता है? यह सभी दिशाओं में गति करता है। जो कंदुक खलिका संधि होती है ये सभी दिशाओं में गति करता है। फिर पढ़ेंगे हिंज संधि या कब्जा संधि किसे कहते हैं? तो ये क्या होता है? ऐसा संधि जो केवल आगे और पीछे की एक ही दिशा में गति करता है। ऐसा संधि जो केवल आगे करेगा या तो पीछे करेगा, इस संधि को क्या करेंगे? हम हिंज संधि या कब्जा संधि कहेंगे। जैसे घुटना की संधि क्या है? हिंज संधि का एक उदाहरण है। फिर पढ़ेंगे अचल संधि। अचल मतलब क्या? कोई चलने वाला, और मतलब नहीं, अचल मतलब चलना नहीं। अचल संधि हमारे सिर की कुछ संधियों में अस्थि हिल नहीं सकती, उसे क्या कहते हैं? हम अचल संधि कहते हैं। हमारे सिर की जो संधियाँ कुछ संधि हो गया जो ऐसे अस्थियाँ नहीं हिल नहीं सकती, उसका क्या कहते हैं? अचल संधि कहते हैं। फिर पढ़ेंगे कि अस्थि प्लस अस्थि, अस्थि और अस्थि जुटेगा तो क्या कहता है? लिगामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगामेंट। इसे हिंदी में स्नायु कहते हैं। अस्थि प्लस अस्थि जुटेगा तो क्या कहते हैं? लिगामेंट कहेंगे। मतलब हड्डी प्लस हड्डी क्या हो जाएगा? मतलब हड्डी प्लस हड्डी बराबर हड्डी में इसका ट्रिक क्या है? प्लस प्लस, अरे प्लस 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 बराबर प्लस होता है ना। इसका जैसे अस्थि प्लस अस्थि का इसका ट्रिक क्या है? तो पैर का घुटना, पैर का घुटना किसको उदाहरण है? तो अस्थि प्लस अस्थि में लिगामेंट को उदाहरण है। फिर पढ़ेंगे अस्थि प्लस पेशी। अस्थि प्लस मांसपेशी से जुड़ने पर क्या होता है? तो टेंडन की मार करता है। जहाँ जुड़ता है क्या कहता है? टेंडन या कंडरा कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? हाथ का केवनी। हाथ का केवनी किसको उदाहरण? टेंडन को उदाहरण है। फिर पढ़ेंगे उपास्थि। जो लचीले होते हैं जिनको आसानी से मोड़ा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? उपास्थि कहते हैं। जैसे कान की हड्डी, नाक की हड्डी क्या है? उपास्थि को उदाहरण है। जैसे मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? स्टेपी, जो कान की हड्डी क्या? उपास्थि है। फिर पढ़ेंगे पसली पिंजर क्या होता है? पसलियों वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड को जोड़कर एक वक्ष की रचना करती है। पसली पिंजर का दोनों के मतलब जोड़कर क्या करती है? एक वक्ष की रचना करती है, इसका पसली पिंजर कहते हैं। फिर पढ़ेंगे हम लोग अस्थि या उपास्थि या संयुक्त रूप से शरीर का कंकाल का निर्माण करती है। मतलब अस्थि और उपास्थि दोनों मिलकर क्या करती है? संजीव शरीर का निर्माण करती है। फिर पढ़ेंगे हम लोग पक्षियों की दृढ़ पेशियाँ तथा हल्की अस्थियाँ मिलकर उन्हें उड़ने में सहायता करती है। जो उनकी दृढ़ पेशियाँ और हल्की अस्थियाँ मिलकर क्या करती है? उन्हें उड़ने में सहायता करती है। फिर पढ़ेंगे केंचुए में गति शरीर की पेशियों की बारी बारी से विस्तरण में संकुंचन से होती है। शरीर को अध सतह पर सूख केंचुओं को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायक होते हैं। और केंचुआ क्या करता है? मिट्टी खाता है। क्या करता है? केंचुआ मिट्टी खाता है। इसलिए क्या करता है? केंचुआ को किसान का दोस्त कहा जाता है। इसलिए किसान का दोस्त कहा जाता है। केंचुआ मिट्टी खाता है और मिट्टी को भुरभुरा बनाता है। भुरभुरा बना देता है तो उसमें क्या आ जाता है? उसमें ऑक्सीजन उसमें समा जाता है। ऑक्सीजन समा जाता है तो उसमें क्या जो जिस खेत में फसल को उपजाई जाती है वो क्या मिट्टी उपजाऊ हो जाती है और फसल क्या उत्पादन ज़्यादा होता है। इससे किस तरह का केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। फिर पढ़ेंगे पेशियों को जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियाँ क्या करती है? गति करती है। फिर गति करते समय पेशियों के संकुचन से अस्थियाँ खींचती हैं। फिर पढ़ेंगे मछली के शरीर पर पंख क्या होते हैं? पंख होते हैं। पंख फिन होते हैं जो तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखते हैं।
तैरते समय जल में क्या संतुलन बनाए रखते हैं एवं दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं। जो मछली के शरीर पंख होते हैं क्या करते हैं, तैरने के समय जल में संतुलन बनाए रखते हैं और दिशा निर्धारण करते हैं और तैरने में सहायता करते हैं। इसी तरह गोताखार अपने पैरों में इन पंखों की तरह फ्लिपर पहनते हैं। क्या पहनते हैं, फ्लिपर पहनते हैं, जो इन्हें जल में तैरने की सहायता करते हैं। क्या, फ्लिपर। फिर पढ़ेंगे, सर्प अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाते हुए भूमि पर वलयाकार गति करता हुआ आगे की ओर फिसलता है। बहुत सारी अस्थियां एवं उससे जुड़ी पेशियां शरीर को आगे की ओर धक्का देती है। और सांप का मेरुदंड लंबा एवं बहुत लचीला होता है। मतलब जो सांप होता है ये क्या होता है, जो आगे बढ़ता है इस तरह सांप बढ़ता है। फिर इसको देखते हैं, इस तरह सांप बढ़ता है। यहाँ पर तो ये क्या होता है, वलाकार बनता है। तो वलाकार मतलब क्या, जो आगे वलाकार बनेगा तो क्या होता है, आगे की ओर फिसल में इसको मदद करता है। इसका अस्सी और पेशिया का शरीर को आगे की ओर क्या करती है, धकेलती है। और यह क्या आता है, धड़ाधड़ आगे बढ़ जाता है। और इसकी जो मेरुदंड क्या होता है, लंबा बहुत लचीला होता है। फिर पढ़ेंगे तिलचट्टा। तिलचट्टा का शरीर और पैर कठोर आवरण से ढके होते हैं जो बाह्य कंकाल बनाता है। वक्ष की पेशियां 3 जोड़ी पैरों एवं 2 जोड़ी के पंखों से जुड़ी होती है, जो तिलचट्टे के चलने उड़ने में सहायता करती है। घोगा क्या, पेशीय पात की सहायता से चलता है। घोगा किससे चलता है, तो घोगा पेशीय पात की सहायता से चलता है। जय हिंद, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।